हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले टर्न पे हम लोग बातचीत कर रहे थे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, और उसमें मैंने आपको छोटी छोटी सी दो तीन चीज़ें उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में बता दी थी, जिनमें से एक चीज़ ये थी कि जो हमारा केस नंबर 5 ही था, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपसे थोड़ी बहुत बातचीत कर ली थी। तो केस नंबर 5 जो था वो किसके बारे में था बेटा? हम लोन पेयर का कॉन्जुगेशन कर रहे थे। बेसिकली कॉन्जुगेशन नहीं था, वो एक तरह का बैक बॉन्डिंग का केस था, जहाँ पर जो लोन पेयर था और जो उसके बगल में वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद होता था, उन दोनों के बीच में क्या होता था बेटा? रेजोनेंस होता था। ठीक है, तो उस रेजोनेंस को हम बेसिकली क्या कहते थे बेटा? वन एडजेसेंट एटम्स, इस तरह के रेजोनेंस को हम डील कर रहे थे। अब इसमें होता क्या था, मैंने आपको बता दिया था कल। ठीक है, मैं दोबारा एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि इस तरीके से CH3 आता है, यहाँ पे बगल में ऑक्सीजन आता है, और इसके यहाँ बगल में CH2 मतलब कार्बोकेटायन आता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा सा ऑर्बिटल के फॉर्म में देखूँ, इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या रहता है बेटा? लोन पेयर रहता है। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा O, और इसके ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? लोन पेयर रहेगा। और यहाँ पर जो CH2 है, इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा। तो ये अपना लोन पेयर जो है इसको डोनेट कर सकता है, और इस तरह के डोनेशन को हम बेसिकली क्या कहते थे बेटा? रेजोनेंस कहते थे। इस तरह के डोनेशन को हम क्या कहते थे बेटा? रेजोनेंस कहते थे। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। ठीक है, तो इस तरह का जो रेजोनेंस हम देखते थे, इसको हमने बोला था कि ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजोनेंस है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद करो, बैक बॉन्डिंग के नाम से पढ़ते थे। किस नाम से पढ़ते थे बेटा? हम बैक बॉन्डिंग के नाम से पढ़ते थे। ठीक है, तो हमने इसको अलग अलग नाम से पढ़ा हुआ है, पर ये कॉन्सेप्ट लगभग वैसा ही है, इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, वो जैसा पुराना वाला कॉन्सेप्ट था वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है ये। तो हमने फिर इसमें बताया था कि ऐसा एक केस नहीं है, बल्कि 3-4 केसेस ऐसे बनते हैं जहाँ पर CH3 अगर कोई CH2 अगर कोई कार्बोकेटायन है, और इसके बगल में अगर सल्फर, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन यानी सन में से कोई भी मौजूद है, तो क्योंकि इन सब के पास हमारे पास क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर होते हैं, और फ्री लोन पेयर्स की वजह से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का केस जनरेट होता है। यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में काउंट किया जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये एग्जाम्स में नज़र नहीं आता, इस वजह से ये और डिफिकल्ट है, क्योंकि बाकी रेजोनेंस में क्या है, आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहीं ना कहीं दिख रहा होता है, आपको समझ में आ रहा होता है कि वहाँ नेगेटिव है, यहाँ पाई बॉन्ड है, तो बना सकते हैं कुछ। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर मैं यहाँ पे डबल डॉटेड से दिखा रहा हूँ, वो वहाँ पर आपको बने बनाए नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो फिर उन केसेस में कैसे पता चलता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, अगर आप इस पूरे केस को देखोगे, इस तरह के रेजोनेंस में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। क्या एडवांटेज होता है वो आप समझना। ठीक है, तो देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोशिश करना। मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा अगले टर्न पे कि किस तरीके से ये जो रेजोनेंस है ये बहुत कुछ कहानी को बदल देता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों केसेस को देखूँ, और यहाँ पर एक केस है और एक यहाँ पर मैं इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनाता हूँ। ठीक है, जिसमें ये लोन पेयर के साथ क्या कर रहा है बेटा? बॉन्डिंग कर ले रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा O, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CH2। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। अब आप इसको दोनों को मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा, आप देखिए कैसा कंपैरिजन। तो अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करूँ, तो ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ जो CH2 प्लस वाला कार्बन है, ठीक है, इसके पास तो हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये CH2 प्लस वाला जो है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बेटा? कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन से मिल गए शेयरिंग के बाद, तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है बेटा? इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर CH3O डबल बॉन्ड CH2 वाले केस में आते हैं। तो अगर मैं CH3 बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH2 की बात करूँ, इस वाले केस की बात करूँ, तो यहाँ पर देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक लोन पेयर हो गया, तो 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के पास टोटल बॉन्ड्स कितने? 4 हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे ये क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज नहीं आया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आया है, उसके बारे में आप चिंता ना करें। ठीक है,
कि यहाँ पर भले आपको ऐसा देख के लग रहा है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पर एटम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल मॉलिक्यूल के चार्जेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर चार्ज सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहे होंगे, उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर एक कहानी बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। और वो ये हुआ कि ये जो आप देख रहे हो, इस जब ये इन्होंने बैक बॉन्डिंग किया, इस इलेक्ट्रॉन ने इधर गया, ठीक है, यही वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है। तो उस कहानी में जो हमने यहाँ पे बॉन्ड बनाकर दिखाया, ये जो बॉन्ड बनाकर हमने दिखाया, ठीक है। अब इसमें वही जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है वो दो बार काउंट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो इसके साथ भी काउंट हो रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ भी काउंट हो रहे हैं। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ भी काउंट हो रहे हैं और ये इसके साथ भी काउंट हो रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बच्चों को लगता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बढ़ गए सर, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े नहीं है, वो रिपीट काउंटिंग हो रही है। और रिपीट काउंटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि वो शेयरिंग हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्या हुआ बेटा? वो शेयरिंग हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का कि ड्यू टू शेयरिंग हमें यहाँ पर लगता है कि दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन ओवरऑल सिस्टम में हैं, ठीक है। दो ही इलेक्ट्रॉन है, चार नहीं है, पर हमें काउंटिंग में चार नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार हम ऑक्सीजन पे काउंट कर रहे हैं तो दूसरी बार उसी को कार्बन के साथ भी काउंट कर रहे हैं, क्योंकि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यही लॉजिक होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अभी भी अगर कोई डाउट है तो मेरे को एक बार पिंग कर देना मैसेज में, मैं जरूर एक दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें डाउट मत रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, और वो ये आ रही है कि ऑक्टेट जो था, ऑक्टेट ऑफ जो कार्बन था इस कंप्लीटेड, जो ऑक्टेट ऑफ कार्बन है वो क्या हो गया बेटा? यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल में जब कार्बन या किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। उसके पास क्या हो जाता है बेटा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इस तरह की बैक बॉन्डिंग का एक बहुत बड़ा फायदा होता है ऑक्टेट कंप्लीशन। क्या होता है बेटा? ऑक्टेट कंप्लीशन। और ऑक्टेट कंप्लीशन की ही वजह से यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होती है वो सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो स्टेबिलिटी है वो सडनली क्या होती है बेटा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह का रेजोनेंस अगर किसी कार्बोकेटाइन को मिलता है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो सडनली इंक्रीज कर जाती है। और सडन इंक्रीज क्यों होता है बेटा? ड्यू टू ऑक्टेट कंप्लीशन, ड्यू टू ऑक्टेट कंप्लीशन, ठीक है। तो अगर इस तरह का रेजोनेंस कहीं पे देखने को मिलता है जहां पर कार्बोकेटाइन के बगल में लगे हुए एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर है, जो लोन पेयर वो आसानी से कार्बन को दे सकता है, बैक बॉन्डिंग में दे सकता है कार्बन को, तो उसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है, उसका जो सबसे बड़ा फायदा देखने को मिलता है वो यही देखने को मिलता है कि स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम सडनली इंक्रीज हो जाता है। और क्यों इंक्रीज हो जाता है बेटा? ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। तो इस तरह के कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होते हैं। इस तरह के कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं बेटा? हाईली स्टेबल होते हैं। अभी जब मैं आगे जाकर एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ाना शुरू करूंगा और रेजोनेंस में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस वगैरह, तो ये सारे पॉइंट्स वहां पर दोबारा मैं रिपीट कराऊंगा, वहां पे लिखवाऊंगा ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन वो लॉजिक्स यहीं से डिराइव आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिक्स कहाँ से डिराइव आउट हुए हैं वो आपको सीखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको उस पर फोकस किया है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह के जो कार्बोकेटाइंस होते हैं जो यहाँ पर है, ये इनके मुकाबले मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी भी होती है जहाँ पर इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और उसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये वेकेंट ऑर्बिटल को डिनोट नहीं करता। ये वेकेंट ऑर्बिटल को डिनोट नहीं कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इट ओनली इंडिकेट्स, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये इट ओनली इंडिकेट्स, ठीक है, वो एक नोशन है। चार्ज बैलेंस को बैलेंस करने के लिए सिर्फ हम एक नोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली में उस ऑक्सीजन के ऊपर कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे माइंड में पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या बैठा हुआ है बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल। तो क्या यहाँ पर एक्चुअली कोई वेकेंट ऑर्बिटल है? नहीं, यहाँ पर कोई एक्चुअल वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्चुअल वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमें दिख रहा है कि वेकेंट ऑर्बिटल जैसा कोई सिनारियो है, पर वो असल में जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये जस्ट अ साइन है। ये किसी भी ऑर्बिटल की किसी भी तरीके की चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ क्या बेटा? एक साइन है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझना है क्लियरली, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने इस रेजोनेंस में नई सीखी हैं,
और उन दोनों चीज़ों को मैंने डिस्कस कर लिया। आज कुछ और एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ, उन एग्जांपल्स पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें रेजोनेंस सिस्टम क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग बातचीत करेंगे। तो मान लो कि ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब ये मैंने सिस्टम इसलिए लिया है क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि हमको डायरेक्टली इस तरह के केसेस मिल जाएंगे जहाँ पे पॉजिटिव लोन पेयर के बगल में पड़ा होगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं दूर होगा और उसको हमें पास लाना पड़ेगा रेजोनेंस करा के, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे रेजोनेंस हो सकता है, ध्यान से सोचो, ठीक है। बहुत सारे केसेस बनते हैं, बच्चे बहुत सारे तरीके से इसमें बातचीत करते हैं और मैं भी बहुत सारे तरीके बताता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये मान लो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बना लेगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या बना लेगा बेटा, डबल बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो अगर ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है तो वो क्या कर सकता है बेटा, डोनेट कर सकता है। और वो अगर वो डोनेट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये देखो, इस स्ट्रक्चर के ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के ये 3 क्या बनाए जा सकते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। और इन तीनों से अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो ध्यान से देखो कि जो डेल्टा पॉजिटिव है वो पहले यहाँ पर था, ठीक है, और फिर यहाँ पर आया, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर भी थोड़ा बहुत डेल्टा पॉजिटिव गया है और पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ से लेकर ऑक्सीजन तक आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका रेजोनेंस क्या हो जाएगा बेटा, हाइब्रिड हो जाएगा। ये इसका क्या है बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस तरह से आप रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हो। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसमें हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी, ठीक है। इसको आप कई तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। कई सारे लोग कहते हैं कि सर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आए, ठीक है, ये यहाँ पे बॉन्ड टूटे। हाँ बिल्कुल, आप किसी भी एंगल से रेजोनेंस करा के आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही 3 परमानेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे, आप करा के अपने मन से देख लीजिए, ठीक है। चलो और भी मैं केसेस लेता हूँ जहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एग्जैक्टली, ठीक है, वो एग्जैक्टली लोन पेयर के बगल में हो, ये जरूरी नहीं है, वो रेजोनेंस के बाद भी आ सकता है, ठीक है। उसको हम कैसे लाते हैं जरा, वो भी हमारे लिए मायने रखता है, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। तो मान लो कि ये केस है और यहाँ पर हमारे पास है CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटायन है और यहाँ पर लगा हुआ है OCH3 ग्रुप, ठीक है। OCH3 ग्रुप है तो ऑक्सीजन के पास 2 क्या होंगे बेटा, लोन पेयर होंगे। अब मान लो कि पहला जो रेजोनेंस हो रहा है वो इस पाई बॉन्ड का हो रहा है कि ये यहाँ जा रहा है बाहर, ठीक है, और ये बाहर जाकर यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, डबल बॉन्ड बना रहा है इस तरीके से CH2। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या आ गया बेटा, OCH3, ठीक है। अब मान लो कि फिर दोबारा यही चीज़ हुई, ये पाई बॉन्ड इधर आया और जैसे ये पाई बॉन्ड इधर आया तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा CH2, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा OCH3, ठीक है। अब ये पॉजिटिव इसके साथ लोन पेयर के साथ क्या कर सकता है बेटा, बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये एक केस हम यहाँ पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अगर मैं यहाँ पर इसका रेजोनेंस करा दूँ, ठीक है, बाहर की तरफ अगर मैं इसका रेजोनेंस करा दूँ, जो बगल वाला ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है उसके साथ अगर मैं रेजोनेंस करा दूँ तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनकर आएगी वो कुछ ऐसा आएगी, CH2 डबल बॉन्ड इधर और इधर आपका डबल बॉन्ड OCH3 और इसके पास आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह की ज्योमेट्री हमारे सामने क्रिएट होकर आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एक ये भी तो हो सकता है कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है, जो यहाँ वाला पाई बॉन्ड है, ये इधर मूव कर जाए, ठीक है, तो ये वाला केस भी जनरेट हो सकता है। तो इस वाले केस में कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री क्रिएट होगी कि ये यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और इधर आपका क्या बन जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड और इधर आपका लगा रहेगा OCH3, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो मैंने ये नीचे की तरफ बना रखी है, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है ड्यू टू लोन पेयर, ठीक है। नॉर्मल वाला तो होगा ही, जो नॉर्मली हम कराते आते हैं। अगर सोचो कि OCH3 नहीं होता तो नॉर्मल जो रेजोनेंस हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन OCH3 की वजह से एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस भी क्रिएट हो सकता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। चलो और भी देखते हैं। अब ये जो यहाँ पे बाहर वाला पाई इलेक्ट्रॉन है वो आ जाए रेजोनेंस में तो ये दोबारा क्या बन जाएगा बेटा, CH2 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये आ जाएगा OCH3, ठीक है। अब मैं इनकी नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, ठीक है, यहाँ पर ये 3 कह दिया, इसको मैंने 4 कह दिया,
इसको हम 5 कह दे रहे हैं, और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम 6th स्ट्रक्चर कह दे रहे हैं। अब फर्स्ट और फिफ्थ सेम नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड की पोजीशन जो विद इन द रिंग है वो चेंज हो चुकी है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट और फिफ्थ भी डिफरेंट है, और सिक्स्थ वाला और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे, इन सब को काउंट करें, तो इसमें 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं बेटा? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके हाइब्रिड को बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो हाइब्रिड अगर बनाओगे बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ गया है ये बड़ा मायने रखता है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, वो ऑक्सीजन से लेकर किन किन पोजीशंस पे गया उसको देखो। तो CS2 पे तो था ही पहले, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ पर आया था जंप करके, ठीक है। उसके बाद इस वाले कार्बन के पास भी आया था डेल्टा पॉजिटिव, कुछ देर के लिए ऑक्सीजन के पास भी आया है, और इस कार्बन के पास भी क्या है बेटा? डेल्टा पॉजिटिव आया है, हाँ कि ना। और जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से आकर पूरी रिंग को घूमता हुआ, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी थोड़ी देर के लिए गया है और रिंग में भी रहा है। तो ये इसका जो क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा, जिसमें पाई बॉन्ड भी सारे एटम के पास गया, और जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो 4 कार्बन के पास तो गया ही गया, और साथ में एक बगल वाले ऑक्सीजन के पास भी गया है, साथ में एक ऑक्सीजन के पास भी गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली बगल में बना हो, कई बार पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर हो सकते हैं, कई बार पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर हो सकते हैं, और हमें वहाँ दूर से उन्हें खींचकर देखना पड़ेगा, ठीक है। दूर से क्या करना पड़ेगा बेटा? खींचकर उसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, वो चीज़ें भी आपको माइंडसेट बना कर रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, वो सोचते हैं कि हमेशा बगल में ही मिलेगा, बगल में ज़रूरी नहीं है, दूर में भी मिल सकता है, वहाँ से आपको खींच के लाना पड़ेगा, और खींच के लाकर कई बार आपको स्ट्रक्चर्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो जाकर कहीं आपको पता चलेगा कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, और भी केसेस में लेता हूँ इनमें, तो और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो कि एक हमारा केस आता है CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह का हमारे पास एक केस आता है। तो देखो, इसमें पहला केस क्या हो सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है, कूद जाए इनके बीच में। तो उस केस में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा? CH3, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा NH, और यहाँ पर बन जाएगा CH, और यहाँ पर बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो एक स्ट्रक्चर ऐसी भी बन सकती है जहाँ पर ये नाइट्रोजन क्या करेगा बेटा? डबल बॉन्ड, मतलब उससे बैक बॉन्डिंग कर लेगा, और बैक बॉन्डिंग करेगा तो नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस टाइप का केस आ जाएगा। तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने बेटा? अगर हम इस पूरे को काउंट करें, तो इन पूरे को काउंट करके हमें समझ में आता है कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें पॉसिबल हैं। और अगर इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाए तो हम लिख सकते हैं CH3 NH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो डेल्टा पॉजिटिव कुछ देर इसके पास रहा है, फिर इसके पास आया है, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए ये नाइट्रोजन के पास भी गया है, ठीक है। और डबल बॉन्ड देखें तो यहाँ पर रहा, ठीक है, फिर यहाँ पर भी रहा है पहले स्ट्रक्चर में अगर देखें तो, और उसके बाद वाला स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर भी आया है। तो डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ और यहाँ यहाँ 3 जगहों पर गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसको हिसाब से हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं, ठीक है। ये सब वो केसेस हैं बेटा जहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और किन स्ट्रक्चर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप इजीली समझ पाओगे कि जो आपको एक होमवर्क मिलेगा और मैं अभी सॉल्व भी करके दिखाऊंगा कि जब हमारे पास कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं तो हमें ये पता करना पड़ता है कि उनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। ज़रूरी नहीं है कि सारी स्टेबिलिटी बराबर हो, ठीक है, कई बार होती हैं, ठीक है। अच्छे केसेस हैं जहाँ पे सबकी स्टेबिलिटी बराबर है, अच्छी बात है, ताकि हमारे लिए कम ही कंटेंट रहेगा पढ़ने को। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 की अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि इनमें सब में बराबर स्टेबिलिटी हो, सब में अलग अलग स्टेबिलिटी भी हो सकता है 2 सेम हो, 1 डिफरेंट हो। तो इन केसेस को हम अलग से पढ़ते हैं कि किन में कितने ज़्यादा स्टेबल केसेस आ रहे हैं, और फिर उनको रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है
उसके हिसाब से फिर हम रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक केस ऐसा लेते हैं, मान लो कि दोनों साइड ऑक्सीजन जैसे एटम पड़े हों जो अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे कार्बोकेटायन को। ठीक है, तो इस केस में क्या क्या हो सकता है? तो देखो इस केस में ये हो सकता है कि मान लो नंबरिंग कर लो, ये पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है। तो एक बार ऐसा हो सकता है कि पहला वाला ऑक्सीजन डोनेट कर दे, पहला वाला ऑक्सीजन क्या करे बेटा, डोनेट कर दे। तो मान लो कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो आया ये इसको डबल बॉन्ड डोनेट कर दिया और ये इसके साथ इस तरीके से जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन आया और ये इसके साथ क्या हुआ बेटा, इस तरीके से जुड़ गया और ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा वाला केस ये हो सकता है कि डोनेशन सेकेंड वाले साइड से हुआ। डोनेशन कहाँ से हो रहा है बेटा, सेकेंड वाले ऑक्सीजन के साइड से हो रहा। तो अगर सेकेंड वाले ऑक्सीजन की साइड से डोनेशन हो रहा है तो यहाँ पर कैसा केस आएगा, ये ओ ये वो, और यहाँ पर इस तरीके से आएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो इस कंपाउंड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं बेटा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, साथ ही साथ अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, ठीक है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर मैं बनाऊं तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा नज़र आएगा कि ये इस तरीके की ज्योमेट्री होगी और ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा और जो डेल्टा पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन के पास भी है, कार्बन के पास भी है और इसके पास भी है। तो इन तीनों के बीच डेल्टा पॉजिटिव घूम रहा होगा और इन तीनों के ही बीच में डबल बॉन्ड भी घूम रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं, इस तरह के केसेस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह के केसेस का भी आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह के केसेस को आपको भूलना नहीं है कि ऐसा भी रेजोनेंस यहाँ पर हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बहुत ही सिंपल से केस है पर इम्पॉर्टेंट केस है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से केस है पर इम्पॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो इसलिए इनको भूलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आएंगे अगले केस की तरफ। जैसे ये वाला केस है ना कि ये हमें जनरली दिखता नहीं है। ठीक है, ये वाला जो केस था ये हमें जनरली दिखता नहीं है, वैसे ही ठीक है, वैसे ही अगला जो केस है वो भी हमें दिखता नहीं है। ठीक है, वो भी जनरली और वो इससे भी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, ये वाला तो कई दफ़ा आपको दिख जाता है क्योंकि बहुत बार आता है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर पाते हो। लेकिन जो नेक्स्ट केस है वो और भी कम है। ठीक है, वो और भी कम दिखता है। वो इसलिए क्योंकि वो रेयर भी होता है, बहुत कम बार देखने को मिलता है। ऐसा कौन सा केस है, ज़रा उसके बारे में हम कवर करते हैं। तो ये केस नंबर 6 है और इसके ऊपर ना आप स्टार बना लीजिए, ऐसे मतलब बना लीजिए 2-4 शक्तिमान वाले सिंबल्स। ठीक है, केस नंबर 6, और ये रेजोनेंस कहा जाता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या कहा जाता है बेटा इसे, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अब ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए। तो इस केस में जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहला ही केस मैं ले रहा हूँ और उसी जो पहला एग्जांपल ले रहा हूँ उसी में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। मान लो कि CH2 माइनस है और इसने बॉन्ड बना रखा है क्लोरीन से। ठीक है, अब कार्बन के पास जो माइनस साइन दिख रहा है, जो कार्बन के पास माइनस साइन दिख रहा है, ये लोन पेयर को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ कि CH2 और इसके पास एक क्या है बेटा, लोन पेयर पड़ा हुआ और यहाँ पर क्लोरीन है। अब क्लोरीन के पास किस तरीके से रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि क्लोरीन के पास भी लोन पेयर ही होते हैं, लेकिन क्लोरीन के पास एक वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ये कहाँ के एलिमेंट है बेटा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। और याद करो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ओ सॉरी हाँ नहीं, फोर्थ पीरियड के, फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं, नहीं थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सॉरी, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर 3D ऑर्बिटल जो होता है वो वेकेंट पड़ा रहता है। क्या रहता है बेटा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में जो 3D ऑर्बिटल रहता है वो क्या रहता है बेटा, वेकेंट पड़ा रहता है। ठीक है, तो क्लोरीन के पास ध्यान देना कि वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा रहता है और वो वेकेंट रहता है वेकेंट 3D ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, ये वेकेंट 3D ऑर्बिटल। तो ये जो वेकेंट 3D ऑर्बिटल है ना, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है।
क्या करता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और ये जब अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देता है तब हम बताते हैं कुछ इस तरह का शेप, जहां पर CS2 डबल बॉन्ड Cl आता है और Cl के ऊपर हम लगाते हैं माइनस चार्ज। क्या लगाते हैं बेटा, Cl के ऊपर हम लगाते हैं माइनस चार्ज, और इस केस को बोला जाता है वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या बोला जाता है बेटा, ये वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। बहुत रेयर देखने को मिलेगा, पर कहीं कहीं पे ये छोटा सा पॉइंट रहेगा जो मिस कर जाएंगे हम लोग। ठीक है, अक्सर क्लोरीन को बगल में देखा तो हम इंडक्टिव इफेक्ट लगाने बैठ जाते हैं, क्लोरीन को देखा तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे, बाकी चीजें करेंगे, लेकिन हमारे दिमाग से एक छोटा सा पॉइंट हट जाता है कि क्लोरीन के आते ही एक ऐसा केस भी जनरेट हुआ है जिसको हम वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, और इंडक्टिव से रेजोनेंस लाख गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसलिए जहां पर रेजोनेंस हो रहा है वहां इंडक्टिव की कोई वैल्यू नहीं होती है, इंडक्टिव कोई फैक्टर डिसाइडिंग नहीं होता। ठीक है, तो अगर हमें रेजोनेंस मिल रहा है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम उसको देते हैं। आगे जाके मैं बताऊंगा ये सारी चीजें, अभी चिंता मत करो, ये सब पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगा स्टेबिलिटी के बारे में जब हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। यहां पर कुछ वैसा ही हुआ है, यहां पर कुछ वैसा ही हुआ है कि जो क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल था उसके थ्रू रेजोनेंस हुआ। उसके थ्रू क्या हुआ बेटा, रेजोनेंस हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजोनेंस है, ये अक्सर बच्चों को नहीं दिखता इसलिए। ठीक है, तो इस केस को आपको याद रखना है। इसी तरह का एक केस और मैं दिखाता हूँ जहाँ पर आपको ये चीज़ थोड़ी सी और अटपटी लगेगी। जैसे यहाँ पे सल्फर हो और मान लो सल्फर से यहाँ पर Me लगा हुआ है, कोई मिथाइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हो। अब इस केस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर जो कार्बन है जो CH2 हम बना रहे हैं, इसके पास क्या पड़ा है बेटा, वेकेंट लोन पेयर पड़ा हुआ है, और ये जो सल्फर है इस सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। इस सल्फर के पास क्या पड़े हुए हैं बेटा, वेकेंट डी ऑर्बिटल, और वेकेंट में डी ऑर्बिटल भी कौन सा बेटा, 3D ऑर्बिटल। तो ये जो वेकेंट 3D ऑर्बिटल है इसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं बेटा, डोनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये डोनेट हो गए तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड S, और इधर आ जाएगा Me, और इसके पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। हाँ कि ना, समझ में आया ये। ठीक है, इस बार कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव है, आपने पॉजिटिव चिपका दिया तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो नेट चार्ज बचेगा वो सल्फर के ऊपर बचेगा और ये उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाएगी। तो इस तरह का जो ये रेजोनेंस होता है इसे हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा हम इसे, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, और ये फेमस रेजोनेंस है, ये क्या है बेटा, ये एक फेमस रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह के केसेस को आपको ध्यान में रखना है। अब ये कब होगा इसके लिए मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, आपको नोट करने के लिए, तो आप इसको लिख सकते हैं when negative charge is directly when negative charge is directly attached with when negative charge is directly attached with atom having, जो एटम्स क्या कंटेन करते हैं बेटा, वेकेंट डी ऑर्बिटल, एटम्स हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, क्या है इनके पास बेटा, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, देन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस टेक्स प्लेस, तो उस केस में हमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बगल वाले लगा हुआ जो एटम है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो फिर आपको ये रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। फिर उस केस में आपको ये जो रेजोनेंस है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उन केसेस में आपको ये जो केस है ये आपको क्लियरली नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि ये हमेशा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ केसेस में ही हमें देखने को मिलता है। कई बच्चे सोचते हैं कि हमेशा देखने को मिल जाएगा, इतनी आसान नहीं है बेटा। ठीक है, चीज़ें तभी देखने को मिलती हैं जब वहाँ पर कुछ रहता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको वहाँ पे पिक करना है कि क्या वहाँ पर रेजोनेंस होगा, और अगर होगा तो क्यों, और नहीं होगा तो क्यों, ये भी। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक ऐसा केस है जहाँ पर CH2 माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर F है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या
F के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डी ऑर्बिटल रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस डू नॉट टेक प्लेस, ठीक है, डू नॉट टेक प्लेस। यहाँ पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ठीक है, डी ऑर्बिटल इन फ्लोरीन, डी ऑर्बिटल इन फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, CH2 माइनस और बगल में लगा हुआ मान लो PMe3 या PMe2 लगा देते हैं, ठीक है। इस केस में होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, फॉस्फोरस है, इसके पास क्या होगा बेटा, वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा। और अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो जो रेजोनेंस होगा उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा P, यहाँ पर आ जाएगा Me2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर तो बनेगी, ठीक है। तो इस केस में होगा, यहाँ पर नहीं हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला मान लो यहाँ पर CH2 माइनस है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर Cl है, ठीक है। इस केस में नहीं होगा क्योंकि जस्ट एडजेसेंट आइटम में खाली होना चाहिए, यहाँ पर खाली है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके जस्ट बगल वाले में कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो रेजोनेंस है वो नहीं होगा, यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो जस्ट बगल वाले में होना चाहिए, बहुत दूर होगा तो उसका कोई फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जहाँ ये रेजोनेंस हो रहा है, और जब ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है उसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो मान लो इसके पास ऐसे नेगेटिव है, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तब बन सकता है जब मान लो इस सल्फर को मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 और इसको 2 नंबर दे देता हूँ। तो जब 1 से क्या हो बेटा, 1 के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करे, तो जब 1 के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा तो उस केस में आपको ऐसा कुछ केस देखने को मिलेगा और सल्फर पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब सोचो कि यही केस तब भी तो हो सकता है जब नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले सल्फर में क्या करे बेटा, डोनेट करे। तो जब उस वाले में करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर सल्फर, ये दोनों केसेस ऐसे आ जाएंगे, और यहाँ पर दूसरी तरफ ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई बेटा, यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन। और अगर इसी से मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊँ, क्या बनाऊँ बेटा मैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर सल्फर सल्फर अटैच करते हुए, तो यहाँ से डबल बॉन्ड जाता हुआ यहाँ तक जाएगा, और डेल्टा माइनस यहाँ पर भी आएगा, डेल्टा माइनस यहाँ पर भी आएगा, और डेल्टा माइनस यहाँ पर भी आएगा। थोड़ी देर पहले हमने सिमिलर सिनेरियो देखा था, पर वहाँ पे फ़र्क इतना था कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो था वो रेजोनेंस कर रहा था, और जो बगल में एटम्स थे वो अपना लोन पेयर डोनेट करते थे, ठीक है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, कार्बन के पास लोन पेयर है और वो उनके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जिनके बगल में वेकेंट डी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, इनमें भी एक्सटेंडेड वाले केसेस बन सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मान लो कि ये हमारे पास एक बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर O माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है। अब जस्ट नेगेटिव बगल में तो नहीं है, तो देखो इसमें कैसे वहाँ तक पहुँचेगा और उस पूरी कहानी के दौरान कितने स्ट्रक्चर और बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर तब बनाया जा सकता है जब नेगेटिव रेजोनेंस करना शुरू करे। तो जब ये नेगेटिव रेजोनेंस करना शुरू करेगा तो इसके पास नेगेटिव आएगा और इस तरीके का एक केस यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव आगे बढ़ सकता है और ये आगे जब बढ़ेगा, ठीक है, होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चार्जेस चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, इस तरीके से, ठीक है। चलो, यहाँ पर एक स्पेशल केस जनरेट किया जा रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। अगला हो सकता है नेगेटिव और आगे बढ़ जाए, तो नेगेटिव जब और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, जब नेगेटिव आगे जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर और यहाँ पर Cl, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर इसी की क्रिएट की जा सकती है, और वो तब जब दोबारा वो O माइनस पे पहुँच जाए, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर आ जाए और यहाँ आ जाए Cl, ठीक है। अब जो पहली और तीसरी ज्योमेट्री है, सॉरी पहली और फिफ्थ जो ज्योमेट्री है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, क्योंकि इनर सर्कल में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिफरेंट है, ठीक है। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, ठीक है। ऐसी छोटी सी गलती करके एग्जाम के अंदर मत आ जाओ, ठीक है। चलो, अब ये जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो,
यहाँ पर एक स्पेशल केस जनरेट हो रहा था जब ये बाहर वाले में वेकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट कर दे, जब क्लोरीन का जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है उसमें क्या करे बेटा, डोनेट कर दे। तो यहाँ पर जो केस जनरेट हो रहा है उसे हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा हम उसे? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो यहाँ पर हम एक डी ऑर्बिटल रेजोनेंस वाला केस जनरेट कर सकते हैं, और वहाँ पर जब हमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस जनरेट करेंगे तो हमारा केस कुछ इस तरीके से आएगा कि ये हो जाएगा डबल बॉन्ड हो, और ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड Cl और माइनस, और ये यहाँ पर। तो अगर हम अब काउंट करें तो पूरे को अगर हम केसेस को काउंट करें जो यहाँ से यहाँ तक हैं, तो हमारे पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेटा? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, मतलब कि 6 RS हैं इसकी। ठीक है, और अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाना शुरू करूं, अब देखिए इसकी हाइब्रिड बना रहे हैं हम लोग, तो अगर मैं हाइब्रिड बनाना शुरू करूं तो O से स्टार्ट होगा Cl तक। अब माइनस चार्ज O पे भी था थोड़ी देर, फिर यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर भी गया, फिर ये यहाँ पर भी गया, और ये क्लोरीन के पास भी थोड़ी देर के लिए गया। सिमिलर कहानी पाई बॉन्ड की थी कि ये सब जगह से घूमता घूमता गया, और घूमते घूमते ये इधर Cl के पास भी आया। तो ये इसका जो है रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बगल में हो, जैसे पहले वाले केसेस में हमने देखा, वैसे हमने बाद वाले केसेस में देखा कि ज़रूरी नहीं है वो उस तरीके से हो, आगे जाकर वो अलग तरीके से भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, और भी मैं एक दो केसेस ले लेता हूँ, एक केस ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि मान लो ये इस तरीके का केस है। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा PMe3, और यहाँ पर मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये हमारा माइनस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे केसेस बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करना शुरू करे। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस चार्ज आ जाएगा। और ये जो माइनस है यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा बेटा? PMe3, Me मतलब मिथाइल। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। जब भी आपको पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव दिखे, बॉन्ड बना दो। ठीक है, ऑर्गेनिक में ज़्यादातर केसेस में जब भी पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव दिखेगा वहाँ पर बॉन्ड बना दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे भी हम एक तरीके का रेजोनेंस ही मानेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर एक रेजोनेंस हम मान रहे हैं, और इस तरीके से केस आ जाएगा यहाँ पे कि ये एक हो जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा PMe3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? PMe3। ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, और इसी के बेसिस पे हम हाइब्रिड भी बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये था वो सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिनके बारे में हमने बातचीत किया। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक बेटा? अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, अब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि सोचो कि पूरी 11th और पूरी 12th की जो ऑर्गेनिक है, पूरा जो GOC OC है, वो इस पूरे कॉन्सेप्ट पे जो हम बताने वाले हैं इस पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्या है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, और इसके बारे में हम इतनी ज़्यादा चर्चा करेंगे तो क्या है और कैसे इसके बारे में शुरुआत होगी। सबसे पहले ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड बेटा? ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुम देख रहे हो, इनमें रिलेटिवली कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? बातचीत करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब सवाल ये है कि किस तरीके से डिसाइड होगा कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं या जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हमें, वो ज़्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है। ठीक है, ये चीज़ कैसे डिसाइड होगी, वो सारी चीज़ें हमें समझना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट हमें समझना चाहिए, और वो पॉइंट ये है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, जो हम बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस कहते हैं, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक। और बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी हम खर्च करते हैं वो इस वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है वो क्या रहता है बेटा?
एंडोथर्मिक, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता है कि जितनी ज़्यादा एक मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है बॉन्ड बनने पे, उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी नीचे जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी किसी मॉलिक्यूल की, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होती है बेटा, स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान देना कि जब कोई दो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाने की वजह से क्या रिलीज होती है बेटा, बॉन्ड एनर्जी रिलीजेस, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी रिलीजेस। और बॉन्ड एनर्जी जब रिलीज होती है तो बेसिकली होता क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी लोअर्स, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी के कम होने का मतलब क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना और समझना, कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कि स्टेबिलिटी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, ठीक है। अब ये बेसिक है, 11th क्लास में इसको मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है, ठीक है। अब इसका मैं यहाँ पर यूज़ लेना शुरू करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी जब हमें डिसाइड करनी है किसी मॉलिक्यूल की कि किस तरीके से, तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं, और इन रूल्स को ऑर्डर में याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ रूल्स बनाए गए हैं और वो ऑर्डर में रूल याद रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने आता है, ठीक है, जनरल रूल, इसका हेडिंग है जनरल रूल्स टू डिटरमाइन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, अपन ध्यान से इसको देखेंगे और इसके बारे में हम लोग एक दो टर्न तक डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये समझ में आ जाएगा तो एक तरह से जीओसी जो है वो आपके हाथ में थोड़ी बहुत आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ जनरल रूल हैं स्टेबिलिटी ऑफ आरएस जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिसाइड करने का, और इसमें जो सबसे पहला रूल आता है, ठीक है। और ये जो रूल्स आप पढ़ रहे हो इन ऑर्डर याद रखना है, इनमें ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रिलीज, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा एनर्जी वो बॉन्ड बनाने के दौरान रिलीज कर चुका होगा। यहाँ तक समझ में आया। तो एक चीज़ आप बिल्कुल अपने दिमाग में बना लीजिए कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हैं, ठीक है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी ज़्यादा निकली होगी, और ज़्यादा एनर्जी निकलने का मतलब ये है कि वो रिलेटिवली स्टेबल होता गया होगा, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई होगी, ठीक है। तो जो सबसे पहला रूल आता है वो यही आता है कि मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, द स्पीसीज इज, ठीक है। तो अगर दो स्पीसीज हैं, ठीक है, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड का ही डिफरेंस है, तो हमें दूसरी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टॉप प्रायोरिटी ये है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है तो हम सेकंड रूल पे जाएंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ बॉन्ड में ही कुछ खेद है, ठीक है, वहीं पे कुछ मतलब डिफरेंसेस हैं, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द स्पीसीज इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो पहला रूल जो है, अगर ये लग जाता है तो बाकी रूल्स को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर हमारे पास ऐसा आता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कोई केस आता है जहां पर अब हमें कंपेयर क्या करना है वो देखना ध्यान से, कि मान लो, ठीक है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, ठीक है, लेकिन ऑक्टेट में कुछ डिफरेंसेस है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर सेम है तो उसके बाद जो ज़्यादा ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो कंप्लीट ऑक्टेट structures are more stable कंपेयर टू, ठीक है, कंपेयर टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके मुकाबले अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट ऑक्टेट के स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं इफ़ द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सेम, ठीक है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम नहीं है तो फालतू ये लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि ऑक्टेट वाला भी लॉजिक नहीं लग रहा हो, ठीक है, मान लो कि उसकी दोनों ही स्ट्रक्चर्स में बराबर इनकम्प्लीट ऑक्टेट नंबर्स हो, ठीक है। अभी दिखाऊंगा, सबका एक केस लूंगा, सबका और भी केस लेंगे कई सारे, तो आपको अपने आप ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, दिक्कत नहीं। तो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि न्यूट्रल जो स्पीसीज होती हैं
वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू चार्ज्ड स्पीसीज। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ही जो चार्ज्ड स्पीसीज होती हैं वो न्यूट्रल से हमेशा कम स्टेबल होती हैं, क्योंकि चार्जेस एक तरह से टेंशन है बेटा। ठीक है, कोई चाहता नहीं है कि उसके ऊपर टेंशन रहे या चार्जेस रहे। ठीक है, तो कहीं भी जहाँ पे आपको ऐसे केस देखने को मिलते हैं जहाँ पर उसके ऊपर क्या आ रहा है बेटा, चार्जेस आ रहे हैं, तो आप उनको न्यूट्रल से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो याद रखना न्यूट्रल हमेशा क्या होगा बेटा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल, अगर पहले दो फैक्टर्स काम नहीं करते हैं, वो सेम है तो। ठीक है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू चार्ज्ड स्ट्रक्चर, एज कंपेयर टू चार्ज्ड स्ट्रक्चर। तो जो चार्ज्ड स्ट्रक्चर्स या स्पीसीज होती हैं उनके मुकाबले जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है। ये जो स्लाइड है ना बेटा, जो ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो, ठीक है, तो लिख लो कॉपी में, और यही गुरु मंत्र है। ठीक है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी निकालने का ये गुरु मंत्र है, ब्रह्मास्त्र है बेटा, कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, इनके अलावा कोई फालतू का लॉजिक नहीं पढ़ना, कोई फालतू के रूल्स नहीं लगाने, ये 4 रूल जो मैं बता रहा हूँ इनको लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, फालतू के कोई और लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। ठीक है, तो इनको एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह अपने नोट्स में लिख लो। 4th रूल क्या है, अगर ये सब काम नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास आता है एक नया रूल, और वो रूल ये है कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर लाई करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो वो स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लाई करता है। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब चार्जेस का खेल है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, जो क्या बेटा हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे एलिमेंट पे है, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो क्या होगा बेटा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, और यही सेम चीज़ पॉजिटिव चार्ज के लिए भी होती है। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट और मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो F माइनस या O माइनस की अगर हम बात करें, तो F माइनस इज मोर स्टेबल देन C माइनस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। तो नेगेटिव चार्ज किस पे लाई करना चाहिए बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कंपेयर करूँ तो O के ऊपर माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू C माइनस। ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखें तो 3.5 है और इसकी देखें तो 2.5 है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तो ज़्यादा स्टेबल है, अगर शुरू के 3 रूल नहीं लगते हैं तो। ठीक है, और अगर शुरू के 3 रूल्स में ही आंसर आ जाता है तो फालतू में 4th रूल पे नहीं जाना है, तो फालतू में 4th रूल पे नहीं जाना है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो ये हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, इनका ध्यान रखेंगे। ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हुए तो ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा रूल है ऑक्टेट कंप्लीट वाली स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली। ठीक है, फिर तीसरा रूल है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू चार्ज स्ट्रक्चर। और पांचवा रूल ये है कि नेगेटिव जो है अगर चार्ज है तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए rather than ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो छोटे छोटे से नोट पॉइंट भी आते हैं। ठीक है, तो ज़रा सा हम उन नोट पॉइंट्स के बारे में भी बातचीत करते हैं यहाँ पे। और नोट पॉइंट ये हैं कि जब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला केस आता है, ठीक है, जब बगल में फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन लगा होता है, तो उन केसेस में हम जनरली ऑक्टेट रूल को प्रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो पहला और दूसरा रूल है ना, ये हमेशा पैरेलल ही चलते हैं। मतलब अगर पहला रूल लग रहा होगा तो दूसरा अपने आप ही लग जाता है। ठीक है, और दूसरा लग जाता है तो पहला भी अपने आप ही लग जाता है। ऐसा कुछ टाइप का आपको केस देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली अगर ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक छोटा सा नोट पॉइंट है, और वो ये है कि अगर बगल वाले जो एटम है, ठीक है, जैसे बगल वाले एटम की बात करूँ, इन केस ऑफ अगर वो फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ऑक्टेट रूल को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तब हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्टेट रूल विल बी प्रेफर्ड, हम ऑक्टेट रूल को प्रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, इज प्रेफर्ड, ये चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। लेकिन अगर मान लो कि यही जो बगल वाले जो एटम है ये सल्फर, फॉस्फोरस या क्लोरीन हो,
तो उस केस में ऑक्टेट रूल को हम नहीं बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड रूल को, जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। अभी एग्जांपल्स लूँगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है पर आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक पहला एग्जांपल ही ले लेता हूँ और वहाँ पे हम कंपैरिजन से सीखते हैं। तो मान लो ये CH3 है, यहाँ पर O आता है और यहाँ पर हमारे पास आता है CH2 प्लस। क्या आता है बेटा, ये CH2 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर है। अब मान लो कि ये इसने इसको डोनेट कर दिया और ये जैसे ही इसको डोनेट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा CH3O डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा बेटा CH2 और प्लस आ जाएगा ऑक्सीजन पे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि सर पॉजिटिव कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन पे कम स्टेबल है, पर ये मूर्खता है। इसलिए मूर्खता है क्योंकि मैंने जब रूल पढ़ाया तो मैंने बताया कि जो पहले 3 रूल नहीं लगेंगे तो ही चौथे रूल पे जंप होना है, ठीक है। तो पहले 3 रूल में पहला रूल हम लगा के देखेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर हम कंपेयर करें और यहाँ पर हम जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है, मान लो कि यहाँ पर कुछ एक्स कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, एग्जैक्टली मैं काउंट नहीं करने जा रहा हूँ, एक्स कोवेलेंट बॉन्ड में मान लेता हूँ। तो यहाँ पर पक्का X+1 कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि कोई बॉन्ड टूटा तो है नहीं, बस एक नया बॉन्ड क्या हुआ बेटा, फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर X कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर X+1 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली जो सेकेंड स्ट्रक्चर होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट स्ट्रक्चर। ये कंपैरिजन है, याद रखना। कभी भी ये मत सोचना कि एक स्टेबल है तो दूसरा अनस्टेबल है, तो होगा ही नहीं, वो होगा पर उसके मुकाबले कम होगा, ठीक है। दूसरा केस, दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पर CH2 की बात करें तो यहाँ पर CH2 जो है इसके पास क्या है बेटा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसके पास यहाँ पर क्या है बेटा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो CH2 है इसकी ऑक्टेट क्या हो चुकी है बेटा, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो बेसिकली एक बार हम जो देख रहे हैं यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और यहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट है। तो दोनों ही रूल्स के मुताबिक, जो पहले 2 रूल हैं उनके मुताबिक ये ज़्यादा स्टेबल है और ये रिलेटिवली क्या है बेटा, अनस्टेबल है, ठीक है। ये रिलेटिवली क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है और प्लस इसकी ऑक्टेट भी क्या है बेटा, कंप्लीट है। और रूल के मुताबिक जिन स्पीसीज के पास ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो या जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो और दूसरा वाला केस लेता हूँ मैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। अगर आपको समझ में इसके बाद भी नहीं आता तो ज़रूर डाउट पूछें और बने रहें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लो इसने यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस किया और रेजोनेंस के बाद जो स्ट्रक्चर है वो बन गई CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड O प्लस, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत मायने रखती हैं। अब वो 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें, पहले रूल को लगाएं तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बराबर हैं, ठीक है। तो पहला जो रूल है सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वो नहीं लग सकता यहाँ पे, सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब दूसरा केस आता है कि यहाँ पर कार्बन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट ही है, दोनों में बराबर एकक, लेकिन वो भी रूल नहीं लग रहा, चलो हटाओ, ठीक है। अब दूसरा रूल भी नहीं आता, दूसरा रूल भी जो है कि दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या है बेटा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो दूसरे रूल को भी हम नहीं लगा पा रहे। तीसरा रूल हमारा क्या कहता था बेटा, न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है बेटा, चार्ज हैं, तो हम लिख सकते हैं बोथ चार्ज। तो 3 रूल जो हमारे शुरू के थे ये तीनों तो नहीं लग सकते। तो चौथे रूल पे आ जाते हैं। चौथा रूल ये कहता था कि पॉजिटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। याद करो, पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए और नेगेटिव जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, हाँ कि ना। तो पॉजिटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, हाँ कि ना। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल है, तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो 2.5 होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो 3.5 होता है। तो ऑब्वियसली ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर है और ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लेस स्टेबल। ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल,
ठीक है। तो ध्यान रखना कि कभी भी अगर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाता है तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी ऑक्टेट क्या हो जाती है, इनकम्प्लीट हो जाती है। और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ये पॉजिटिव चार्ज को आसानी से कैरी नहीं कर पाते हैं, ये आसानी से पॉजिटिव चार्ज को कैरी नहीं कर पाते हैं। ना ही फ्लोरीन, ना ही ऑक्सीजन, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज को बहुत रेयरली कैरी करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन तो कभी नहीं करता, और ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव शो करता है, बाकी सबके साथ नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, तो वो कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर नहीं हो सकता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस को भी आपको क्या करना है बेटा, डिस्कार्ड करना है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, एक और केस मैं लेता हूँ आज के लिए, फिर उसी के साथ लेक्चर में ख़त्म करूँगा। अगले लेक्चर में जब मैं आपसे मिलूँगा तो याद रखना कम से कम 10 से 12 एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगे और उतने ही होमवर्क आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चिंता मत करो, हम लोग उन सारे होमवर्क्स और सारे जो डाउट्स हैं उनको हम एक एक करके अगले टर्म पे क्लियर करेंगे, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम्पल जो आज के दिन का है वो मैं ले रहा हूँ कि मान लो C++ और इधर तुम्हारा OH है और इधर मैं मान लेता हूँ CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अब ये लोन पेयर मान लो यहाँ पे रेजोनेंस करने आता है और ये टूटकर इधर चला जाता है, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा स्पीसीज जनरेट होगा वो कुछ इस तरीके का स्पीसीज जनरेट होगा कि यहाँ पर OH आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, और इसके ऊपर आ जाएगा CH3, ठीक है। अब पहला जो रूल है नंबर ऑफ ऑक्टेट का, सॉरी नंबर ऑफ बॉन्ड्स का, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर है। दूसरा जो रूल है, ठीक है, कि हम क्या कंपेयर करते थे सेकेंड रूल में बेटा, कि ऑक्टेट कंप्लीशन का, वो भी यहाँ पे सब सही है, सब में बराबर ऑक्टेट कंप्लीट है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे रूल यहाँ पर लगेगा, क्या लगेगा, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं, जो पहला स्ट्रक्चर है तो ये न्यूट्रल है और ये जो है ये हमारा चार्ज्ड है, और न्यूट्रल की स्टेबिलिटी हमेशा क्या होती है बेटा, चार्ज से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर 1 इज़ मोर स्टेबल, ठीक है, स्ट्रक्चर 1 इज़ मोर स्टेबल बिकॉज न्यूट्रल इज स्टेबल, बिकॉज न्यूट्रल इज स्टेबल एज कंपेयर्ड टू चार्ज, ठीक है। तो एज कंपेयर्ड टू चार्ज, तो चार्ज की कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो हमारा स्ट्रक्चर 1 है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है। समझ में आया? तो उस रूल को लगाना कैसे है, ये चीज़ें हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, और भी कई केसेस को हम अगले टर्म पे डिस्कस करेंगे कि इनको और किस तरीके से कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं अगले टर्म पे और डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे। होप कि जो आपको आज पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और आपको होप की उम्मीद है मुझे कि बहुत इसका जो पार्ट है वो समझ भी आया होगा, ठीक है। तो और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, बहुत सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल आने वाले हैं, तो तैयार रहो, अच्छे से इसको पढ़ लो, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे।